हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम, स्वागत है आपका यूके नॉलेज वर्ल्ड में। और आज हम 12वीं के यानी 12th के भारतीय जो पॉलिटिक्स है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, इंडिपेंडेंट होने के बाद जो पॉलिटिक्स हमारी कैसी रही, नीति कैसे रही, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये थर्ड पार्ट होगा, नेशन बिल्डिंग, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के थर्ड पार्ट है। तो गवर्नमेंट अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, सरकार का नज़रिया क्या था, है ना, उसके बारे में सरकार क्या सोचती थी। उससे पहले हम एक स्टेटमेंट डाल देते हैं। यहाँ सरदार पटेल साहब का 1947 में 1947 में दिया गया स्टेटमेंट है। इसमें कहा गया है कि वी आर एट द, तो यहाँ पर देखिए कहा है कि हम भारत के इतिहास के एक यादगार मुकाम पर खड़े हैं और साथ मिलकर चले तो देश को महान होने से मतलब कोई नहीं रोक सकता है। और एकता के अभाव में हम मतलब जितने विपदाओं से घिरे हुए हैं, यानी कठिनाइयाँ हैं, प्रॉब्लम है, और भारत की रियासत जो है इस बात को पूरी तरह से समझेगी कि अगर हमने मतलब सहयोग नहीं किया और जो सर्वमान जिस सबकी भलाई है इसी में है कि इसमें साथ मिलकर कदम बढ़ाया जाए और जो अव्यवस्थित चीज़ें हैं, जो इंस्टेबिलिटी है, उसको भी ख़त्म किया जाए और सबको जो है एक जो है तरह से बर्बाद हो जाएगी अगर हम लोग नहीं समझे तो, चाहे वो छोटा हो या बर्बाद हो बड़े हो, ठीक है ना। चलिए, तो गवर्नमेंट अप्रोच में है कि सरकार के जो नज़रिया क्या थी। तो इसमें कह रहा है कि छोटे बड़े बहुत सारे आकार के जो देश में जो बढ़ जाने की संभावना के विरुद्ध यानी अपोजिट में एक अंतरिम सरकार का रुख अपनाया गया। अंतरिम सरकार उस समय की गवर्नमेंट जो है चुनी नहीं हुई गई थी, और चुनी हुई नहीं सरकार थी वो, है ना। और हमारे भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस के इस कदम का विरोध मुस्लिम लीग ने की। और लीग का मानना था, मतलब मुस्लिम लीग का, कि रजवाड़ों को अपनी मर्जी से रास्ता, मतलब जो प्रिंसली स्टेट है उसको अपने मर्जी से जो है कोई भी पॉलिसी अपनाने का, मन मर्जी से रास्ता चुनने का अधिकार देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए फ्री में। और प्रिंसली स्टेट के शासक को मनाने और समझाने में सरदार पटेल ने जो है मतलब हिस्टोरिकल रोल प्ले किया, महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाया। और मैक्सिमम जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए उन्होंने राजी कर दिया। कौन? हमारे जो सरदार पटेल जो थे, हमारे फर्स्ट वाइस पीएम भी थे और फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे, या गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे वो, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको आयरन मैन के नाम से जानते हैं, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं सरदार पटेल जी को। और राजी तो कर लिया उन्होंने। और यह जो आसान काम अभी जो दिख रहा है उस समय नहीं था, बहुत कठिन काम था। और बड़ी ही चालाकी से उन्होंने अपने कदम बढ़ाए, उस समय की ज़रूरत भी थी। जैसे कि आज के जो उड़ीसा में ही लगभग उस समय के 26 जो थे वो प्रिंसली स्टेट थे। छत्तीसगढ़ में इसी तरह छोटे छोटे 15 रजवाड़े थे। और सौराष्ट्र में 14 बड़े और लगभग 119 जो है 199 छोटे जो है प्रिंसली स्टेट थे या रजवाड़े थे। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पर और बात करें इसके आगे। कल तो मैं इस बारे में बात कर ली थी हम लोग, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि यह सब दिया हुआ है यहाँ पर, स्मॉल और बिग स्टेट, है ना। तो अब हम यहाँ नीचे से अगले पैराग्राफ पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट अप्रोच वाज द गाइडेड बाय द थ्री कंसिडरेशंस। फर्स्टली, मतलब कह रहा है कि देशी रजवाड़ों को इस चर्चा में तीन बातें सामने आती है। पहली बात तो यह थी कि जो अधिकांश जो रजवाड़े थे या प्रिंसली स्टेट थे वो भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात यह थी कि सरकार जो थी, भारतीय सरकार, उस समय लचीला यानी फ्लेक्सिबिलिटी पॉलिसी अपना रही थी, फ्लेक्सिबल, लचीला। और कुछ इलाकों को मतलब इंडिपेंडेंस देने के लिए तैयार भी थी, जैसा कि हम जानते हैं कश्मीर को दिया गया। कश्मीर तो अभी जो है वहाँ से आर्टिकल 370 हटा है ना। तो भारत सरकार जो है जो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देने के लिए, यानी विविधताओं को सम्मान देने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए, सर्टिफाई करने के लिए यह रुख अपनाया था। और थर्ड जो बात थी, तीसरी बात, कि विभाजन की जो पृष्ठभूमि थी और विभिन्न इलाकों में, बहुत सारे इलाकों में जो सीमांकन का सवाल था, यानी कैसे बॉर्डर होगा, उसका सीमा कैसे निर्धारित होगा, है ना। थर्ड जो बैकड्रॉप कहा जाए इसका, तो वो था कि इस सीमांकन में खींचातान में जोर पकड़ रही थी। और ऐसे में देश की जो यूनिटी है, यानी क्षेत्रीय अखंडता, एकता के सवाल को सबसे ज़्यादा अहम हो उठा,
है ना, ट्रेडिशनल बाउंड्री, और इसमें जो नेशन हैड एस्यूम्ड द सेपरेट इम्पोर्टेंस, समझ में आया ना। तो इसमें ऐसी बात हो रही थी कि कैसे देश को यूनाइट रखा जाए, ये जो विभिन्न तरह की आवाज़ें उठ रही है उसको कैसे साइलेंट किया जाए, और कैसे पीसफुल तरीके से लगभग जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं, प्रिंसली स्टेट मतलब रजवाड़े जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नए सीमाओं से मिलती है, यानी जो हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है, जो न्यू हिंदुस्तान है उससे जो सीमा उसे बाउंड्री मिलती थी, और 15 अगस्त 1947 को पहले भारतीय संघ में शामिल हो गए। अधिकतर जो प्रिंसली स्टेट के शासक जो थे, रूलर थे, वो भारतीय संघ में अपने विलय के लिए एक सहमति पत्र पर साइन कर दिया, एक अलायंस पर, और सहमति पत्र को, है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्सेशन कहा जाता है। और इस पर साइन करने का अर्थ यह था कि रजवाड़े जो भारतीय संघ के अंग बनने के लिए सहमत हो गए। और उसमें से जो आप देखेंगे जो डिफ़िकल्टी फेस हुई वो आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो है ये जूनागढ़, हैदराबाद, है ना, ये देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन, इस पर साइन किया उन्होंने, है ना। तो इसमें जो है ये थे जो मणिपुर, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ जो थे, ये जो है रियासत जो थे, प्रिंसली स्टेट थे, ये अपने आप को विलय करने में बाकी की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। ये नहीं चाहना चाहते भारत को ज्वाइन, स्वतंत्र रहना चाहते थे। और इसी मतलब चैप्टर में हम जो हैदराबाद और मणिपुर की रियासत जो है उसको कैसे मतलब मामला कैसे क्या था, कैसे शामिल किया गया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और कश्मीर का जो मैक्सिमम जो पार्ट है ज़्यादा पढ़ने के लिए वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट अगले चैप्टर 7 में पढ़ेंगे हम, या 8 में होगा ये। अब देखिए यहाँ पर आपको जो तस्वीर पिक्चर दिख रही होगी इसके माध्यम से देखिए, बीच में जो है हैदराबाद का निज़ाम है। उस समय के सबसे धनी मनी व्यक्ति हुआ करता था, दुनिया के धनी मनी व्यक्तियों में प्रोस्परस जो पीपुल थे उनके बाद में ये शामिल था। तो हैदराबाद की अब आती है बारी। हैदराबाद देखिए, तो हैदराबाद रियासत जो है बहुत बड़ी थी, और यह रियासत अपने चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी हुई थी। हिंदुस्तान के जो इलाके थे, है ना, वो घिरी हुई थी उनसे। जैसे कि हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, और बाकी हिस्से जो आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र जो है आंध्र प्रदेश सब जानते हैं कि बट गया है, तेलंगाना भी उससे अलग हो गया है। अब हैदराबाद के शासक को जो है निजाम कहा जाता था, उसके रूलर को, हैदराबाद के रूलर जो था उसको निजाम कहा जाता था, ठीक है। और निजाम चाहता था कि जो हैदराबाद की रियासत जो है, यानी कि प्रिंसली स्टेट जो है, वो आज़ाद रियासत का उसको इंडिपेंडेंट रहना दिया जाए, स्वतंत्र रहना दिया जाए, और न पाकिस्तान में शामिल होगा न हिंदुस्तान में। तो मुश्किल था कि बीच में कैसे एक पाकिस्तान टाइप का बन जाता है हिंदुस्तान के बीच में। तो पटेल साहब ने इसको भी मिलाने की कोशिश की। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, निजाम जो है 1947 में नवंबर में भारत के साथ अपनी स्थिति को बहाल रखने के लिए एक समझौता किया, और ये समझौता 1 साल के लिए था, यानी 1 ईयर के लिए। इस बीच में भारत सरकार ने हैदराबाद के निजाम से बातचीत जारी रखा कि भाई तुम मिल लो, हम में आ जाओ, भारत में शामिल हो जाइए आप। लेकिन ये बहुत ही मतलब दुष्ट था हैदराबाद का निजाम, और यहाँ वहाँ की जनता भी इससे सर्टिफाइड नहीं थी। इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन, मतलब मूवमेंट शुरू हो गया, है ना। इसी बीच में लोगों का मूवमेंट शुरू हुआ, यानी आंदोलन शुरू हो गया हैदराबाद के स्टेट के अगेंस्ट में, निजाम के अगेंस्ट में, विरोध में। तेलंगाना के इलाके के किसान निजाम के जो मतलब काफ़ी शोषण वाले और दमनकारी नीति शासन था उसका, है ना, खासतौर दुखी थे वे, और निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए वे। और महिलाएं निजाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म की शिकार हुई। महिलाओं के साथ जो है काफ़ी मतलब वहाँ पर बहुत बुरा बर्ताव होता था, बिहेवियर जो होता था। तो हैदराबाद शहर के इस आंदोलन का जो गढ़ माना जाता था, और कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस का इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे, यानी कम्युनिस्ट और हैदराबाद के जो कांग्रेस थे इस आंदोलन को कहने कहने बढ़ावा दे रहे थे। और आंदोलन को देखकर निजाम ने लोगों के खिलाफ जो है एक अर्धसैनिक बल जो है, यानी आर्मी कर सकते हैं, है ना, मतलब दबाने के लिए, अप्रेस करने के लिए उसने क्या किया, हैदराबाद के निजाम ने जो है उसने एक अप्रोच अपनाई हैदराबाद के निजाम ने। वो अप्रोच ये था कि एक मिनट रुक जाइए, यहाँ आ जाता है। उसने क्या अपनाया, तो हैदराबाद के जो शहर था इस आंदोलन का जो है मतलब गढ़ तो था ही,
और निजाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल यानी एक सेना रवाना किया और इसे रजाकर उसके सेना को जो हैदराबाद के जो सेना थी उसको रजाकर कहा जाता था। रजाकर का अव्वल दर्जे का सांप्रदायिक और अत्याचारी मतलब जो काफ़ी खूंखार इसकी सेना थी, काफ़ी क्रूएल थी, है ना। नंबर वन आर्मी कहा जाता है इसको। अब रजाकार जो थे मतलब रजाकारों ने जो गैर मुसलमान को खास तौर के अपना निशाना बनाया, जो मतलब मुस्लिम नहीं थे उनको ज़्यादा टर्चर करने लगा, है ना। और एक चीज़ हम लोगों ने शायद मिस कर दिया। देखिए यहाँ पटेल साहब के बारे में दिया गया है। सरदार पटेल साहब को जानते हैं। पटेल साहब एक पेशे से वकील थे और आज़ादी के नेता भी रहे थे, लीडर थे, और कांग्रेस के नेता रहे, महात्मा गांधी के फॉलोअर रहे, अनुयायी रहे। और भारत जब स्वतंत्र हुआ तो हमारे फर्स्ट वाइस पीएम बने यानी उप प्रधानमंत्री बने, प्रथम गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर बने, और देशी रियासतों को मिलाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, संघ बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही। मौलिक अधिकार हो, अल्पसंख्यक प्रांतीय संविधान से संबंधित जो है इस संविधान बनवाने में महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य भी रहे। और इनको आयरन मैन लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल को। ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। इनके भाई भी सक्रिय रहे कांग्रेस के में, है ना। तो यही सब जानकारी था इनके बाद। तो ये रजाकर जो सेना थी हैदराबाद की वो काफ़ी वो जुल्म करती थी गैर मतलब हिंदू कह सकते खास करके जो मुस्लिम नहीं थे उनके। तो रजाकर आर्मी थी सेना का, इसको रजाकर कहा जाता है। लूटपाट मचाई, हत्या की और महिलाओं के साथ बलात्कार करने शुरू कर दिए गए। और 1948 सितंबर में भारतीय सेना यानी भारतीय आर्मी ने जो है मोर्चा संभाला और उस निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद पहुंच गई हमारी आर्मी। और कुछ रोज तक लड़ाई चलती रही और इसके बाद निजाम ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हो गया, यानी भारत में जो है अब हैदराबाद मिल गया। यहाँ आप कार्टून देख सकते हैं, द वंडर व्हाट हैपेंड टू ऑल दोज 100 ऑफ किंग्स। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आखिर उन सैकड़ों राजा रानी राजकुमार और राजकुमारियों का क्या हुआ होगा, आखिर आम नागरिक बनने के बाद उनका जीवन कैसा रहा होगा, यहाँ दिया हुआ है ना। चलिए, तो यहाँ पर दे दिए हुए कि इंडियन आर्मी कंट्रोल कर ली, ठीक है। सॉरी पेज थोड़ा सा इधर आ गया इधर। कार्टून मैंने बता दिया। अब मणिपुर के बारे में पढ़ेंगे। मणिपुर, तो मणिपुर जो हमारे 7 सीटर है मतलब पूर्वी भारत में है। आज़ादी के बाद जो है चंद रोज पहले ही मणिपुर के महाराजा जो थे उनका नाम था बोधचंद्र, है ना। मणिपुर के राजा का नाम क्या था बोधचंद्र, बोधचंद्र सिंह। यहाँ नाम आप देखेंगे अगर इसका तो यहाँ लिखा हुआ है ना, बोधचंद्र सिंह। तो इस बोधचंद्र सिंह ने क्या किया, तो भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए एक सहमति पत्र जो था, है ना, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन या ऑक्सेशन जो था उस पर साइन कर दिए। और इसके बदले में उसको आश्वासन दिया गया कि मणिपुर के आंतरिक यानी इंटरनल जो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्रता है ना, वो बरकरार रहेगी। यानी उनको प्रिविलेज रहेगा कुछ अपने लोगों के डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देने के लिए। और जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप क्या हुआ, मणिपुर की रियासत जो थी, प्रिंसली स्टेट जो थी, उसमें संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। यानी मणिपुर में क्या हो गया, तो राजतंत्र यानी मोनार्ची जो है वहाँ कायम हो गया। कब, जून 1948 में जब चुनाव हुआ। और मणिपुर भारत का पहला भाग है जहाँ पर मतलब वयस्क मताधिकार है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसे बोलते हैं, वो अपनाकर चुनाव हुए थे वहाँ पर। और यहाँ पर जो लेजिस्लेचर असेंबली जो थी मणिपुर के यानी विधानसभा जिसे बोलते हैं हिंदी में, भारत में उसको मिलाने के सवाल पर, मिल जाने के सवाल पे मतभेद थे। और मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टी इसके खिलाफ थी, वो चाहती थी कि नहीं मिलाया जाए, मणिपुर को स्वतंत्र रहना दिया जाए। और मणिपुर के जो चुने हुए विधानसभा से मतलब बिना एडवाइस लिए हुए, परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में शामिल हो जाए, समझौते पर साइन कर दे। और भारत सरकार को इसमें सफलता मिली और मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध और नाराजगी का भाव जो है पैदा हुआ। लोग नाराज हो गए मतलब इससे, और
असर आज तक देखा जाता है। वहाँ के लोग अभी भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनको आज़ाद रहने दिया जाए, छोड़ दिया जाए। यह पिक्चर आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये पटेल साहब कह सकते हैं कि यहाँ पर हैं, और ये जो मणिपुर का विदेशी रियासत की जनता के बारे में जैसे दबा के बैठा हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पर, ये देखिए नीचे कुर्सी पर दिखाया गया है कि यानी कि कहीं ना कहीं टॉर्चर करने का सिंबल है। ये देख रहे हैं, ये जो है ये जनता पर बैठा हुआ है। इस पर लिखा हुआ क्या, विदेशी मामले प्रतिरक्षा संचार इसके मंत्री के पास है, राजा के पास है, ठीक है ना। ये पटेल साहब है। ना ना उठिए मत महाराज, मुझे बस ये दे दीजिए, इसी के काम हो जाएगा, यानी कि है ना, साइन पकड़ के दीजिए, हो जाएगा काम। चलिए तो आगे आते हैं हम लोग। तो ये कार्टून क्या दिखाता है यहाँ पर, कार्टून अगर बात करें यहाँ पर तो कह रहा है कि कार्टून दिखाता क्या है, दिखा रहा है ये वाला जो है कार्टून, क्या लिखा हुआ है इसमें। तो ये कार्टून जो है क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है इसमें कि जो रजवाड़े की जनता और वहाँ के जो शासक को आपसी संबंध पर टिप्पणी करता है, और पटेल जो है रजवाड़े की यानी प्रिंसली जो स्टेट थे, है ना, समस्या को जिस ढंग से हल करना चाहते थे, उसकी भी एक झलक जो है कार्टून में देखी जा सकती है। यानी कार्टून जो उसको बताने की कोशिश किया गया है। अब है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों को मान्यता देना, रिकॉग्नाइज करना, है ना। एक ख़त्म और एंडिंग है मतलब। तो हम देखेंगे यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट कि बंटवारे यानी राज्यों का पुनर्गठन, राज्य का पुनर्गठन होना। और कह रहा है कि बंटवारे और देशी रियासत के विलय के बाद साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अंत नहीं हुआ, यानी नेशन बिल्डिंग के जो प्रोसेस था वो एंड नहीं हुआ, और भारतीय प्रांतों के आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती भी अभी सामने थी। और यह महज एक प्रशासनिक विभाग का मामला न था, राज्यों को सीमाओं को इस तरह तय करने की चैलेंज थी, चुनौती थी कि देश के मतलब जो लैंग्वेज है, यानी भाषाई डाइवर्सिटी है या कल्चरल डाइवर्सिटी के है, उसकी झलक मिले, और साथ ही राष्ट्रीय एकता में माने जो नेशनल यूनिटी है वो भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिस्टर्ब नहीं हो, वो बना रहे। और जो कॉलोनी जो शासन था, यानी औपनिवेशिक शासन के समय जो स्टेट की सीमाएं जो है प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी, या ब्रिटिश सरकार ने अपने क्षेत्र को जो जीत लिया था, और उतने क्षेत्र को अलग प्रांत मान लिया जाता था, और प्रांतों के यानी स्टेट की सीमा थी, बाउंड्री इस बात से तय होती थी कि किस रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है, यानी कौन से एरिया कौन से राजा के पास है, शामिल है, रूलर के पास है। और ऐसे में ही हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया, और उसने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का वादा किया था। यानी कांग्रेस ने मतलब कह रहा है कि पहले वादा किया था कि जब हम इंडिपेंडेंट होंगे तो भाषा के आधार पर, है ना, राज्यों का गठन करेंगे। उसी में 1920 में 1920 में कांग्रेस का जो नागपुर सेशन हुआ, अधिवेशन हुआ, है ना, और इसके बाद से ही सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा, यानी राज्यों का डिवीजन जो होगा, बाउंड्री जो फिक्स होगा वो लैंग्वेज के बेसिस पे होगा। और इसमें अनेक जो है प्रिंसली स्टेट जो कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया था, और ये समितियाँ जो है ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने काम काज में नहीं मतलब बरतती थी। और आज़ादी और बंटवारे के बाद जो ये जो समिति बनी थी, है ना, यानी कमीशन बनी थी, वो बदल गई, स्थिति जो है बदल गई। आज़ादी के बाद जो है, बंटवारे के बाद स्थिति जो है, कंडीशन बदल गया। और हमारे नेता जो थे, लीडर थे, उनको चिंता होना कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाया जाए, स्टेट बनाया जाए, तो अव्यवस्था फैल जाएगी, है, देश के टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। हमारे नेता को लग रहा था कि लैंग्वेज बेसिस पे राज्यों के गठन और दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक जा सकता है। अरे हमारे साथ बहुत सारे चैलेंजेस थे ना, कास्टिज्म थे, डाइवर्सिटी हमारा इतना है कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, यूनिटी में लाया जाए, ये सब भी उनको ताकि इससे ध्यान भटक जा सकता है। और देश इन चुनौतियों से चपेट में है, और जो सेंट्रल लीडरशिप था, नेतृत्व था, केंद्रीय नेतृत्व, इस मसले को स्थगित करने का फैसला, यानी रोक देने का, कि इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाए, है ना। राजवाड़ों का मसला जो अभी तक हल नहीं हुआ था, और बंटवारे के मतलब जो मेमोरी था, याद था, वो भी अभी ताज़ा था, है ना, डिवीज़न जो था इनमें, ठीक है। और ये जो कहा कि द डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वाज द चेंज बाय द लोकल लीडर्स of the people, and protest began to Telangana speaking area
ओल्ड मद्रास प्रोविंस विच इज़ द इंक्लूडेड, यहाँ पर आप देखेंगे तमिलनाडु में एक, यहाँ पर हम लोग अभी हैं, है ना, ठीक है। तो कह रहा है कि केंद्रीय लीडरशिप जो है, नेतृत्व जो है, स्थानीय नेताओं के लोग चुनौती देने लगी और पुराने मद्रास जो स्टेट थे उसमें तेलुगु भाषी के क्षेत्र में विरोध भड़क उठा, यानी प्रोटेस्ट होने लगा। और मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे उस समय, और कुछ हिस्से मौजूदा केरल कर्नाटक के भी थे, शामिल थे। और जो ये विशाल मैंने ह्यूज जो आंध्र आंदोलन था, आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया जा रहा था मूवमेंट, और मांग कि मद्रास प्रांत के जो है तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए, और तेलुगु लैंग्वेज वाले भाषा को लगभग सारी जो राजनीतिक शक्तियाँ मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन में, यानी सारी पॉलिटिकल जो लोकल थे लीडर वो चाह रहे थे कि अलग करके तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य बना दिया जाए। और केंद्र सरकार हाँ ना की स्थिति में थी, न कोई मतलब डिसीजन ले नहीं पा रही थी क्विक। और इसकी स्थिति में क्या हुआ, कांग्रेस के दिग्गज नेता गांधीवादी फॉलोअर थे, गांधी जी के फॉलोअर थे, पोटी श्रीराम उल्लू एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए, यानी फास्टिंग पर बैठ गए वो, है ना। और रिजल्ट क्या हुआ कि 56 डेज जो है वे जो है भूख हड़ताल के बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई, और इससे बड़ी अव्यवस्था फैली, और आंध्र प्रदेश में जगह जगह वायलेंस, हिंसा होने लगी, और लोग जो बड़ी संख्या में सड़क पर निकल गए, और पुलिस फायरिंग जब किया, गोली चलाए, शूट, बहुत सारे लोग मारे गए। और मद्रास में अनेक विधायकों ने मतलब विरोध करते हुए, अपोज करते हुए क्या किया, अपने सीट से इस्तीफा दिया, रिजाइन कर दिया। और लास्ट में 1952 में, मतलब 1952 दिसंबर में प्रधानमंत्री ने, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की डिक्लेरेशन की घोषणा कर दी, ठीक है। और अगर हम देखें इधर एक महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है इसमें, है ना, जो 1948 में दिया गया है, ताकि यदि प्रांतों का गठन भाषावार हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं का जोर बढ़ेगा, और हिंदुस्तानी को जो सभी प्रांतों में शिक्षा का माध्यम बनाने का कोई अर्थ न रह जाएगा, और अंग्रेजी को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना तो और भी व्यर्थ होगा। यानी नहीं चाहते थे कि हिंदी के बदले अंग्रेजी के हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब हुआ तो हमारा देश और स्ट्रांग हुआ, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट मिला, ठीक है। एक मैप है, मैप हम अभी जान लेंगे, अगर आप बुक में पेज पलटेंगे तो ये देखिए, ये जो मैप दिया गया है, ये राज्य के पुनर्गठन के बाद भारत का प्रशासनिक मानचित्र था 1961 के, ये जो है 61 की जो है दिया गया है। आप देखेंगे इस मैप को तो 61 वाला ये उस समय का था, भारत का है ना। तो कह रहा है कि मानचित्र को ध्यान से देखिए, और स्वतंत्र राज्य बनने से पहले किस राज्यों के अंग था, स्वतंत्र राज्य बनने से पहले निम्नलिखित राज्य किस मूल राज्यों का अंग था। जैसे गुजरात था तो गुजरात महाराष्ट्र एक हिस्सा था, आप देखेंगे यहाँ पर गुजरात महाराष्ट्र दोनों एक हिस्सा था। और मेघालय तो पूर्वी क्षेत्र में था, हरियाणा पंजाब एक था, छत्तीसगढ़ जो है एमपी का भाग था, ठीक है ना, यानी मध्य प्रदेश का। इसमें स्टेट जो देखोगे तो बहुत सारे उसके बाद अभी चेंज हो गया है, बहुत सारा बदलाव आया है ना। सिक्किम देख रहे हैं, असम, आंध्र प्रदेश, नागा हिल्स, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, सब जो है। चलिए आते हैं अब नीचे, यहाँ पर देखेंगे ये जो कार्टून आप देख रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल, जुलाई 53 में, कैप्चर द कंटेम्प्रेरी एंड इम्प्रेशन ऑफ द डिमांड टू लिंग्विस्टिक एसेट, मतलब लिंग्विस्टिक में तो होता है भाषाएं, यानी भाषा कर रहा है कि स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल में क्या कर रहा है, शीर्षक कार्टून उस दौर के माहौल को दर्शाया गया है कि जब भाषा राज्यों को भाषा के आधार पर गठन करने की मांग कर रही थी। तो यहाँ पर लिखा है द फॉर्मेशन आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्से में भी लोग कहने लगा कि भाषा के आधार पर बांटिए, ठीक है ना। व्यवहार अब भाषा भी हो गया, ट्राइबल्स हो गया, उनकी अपने कम्युनिटी के आधार पर भी लोग बांटने की बात चलने लगी। और कहीं ना कहीं राज्यों को गठन करने का संघर्ष चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था, और संघर्ष से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में एक जो है स्टेट रिकॉग्नाइजेशन जो है कमीशन की अपॉइंटमेंट कर दी, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग इसको हिंदी में बोलेंगे। और इस आयोग का काम जो है राज्यों के सीमा का, यानी बॉर्डर के मामलों को गौर करता था,
और अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया गया कि राज्यों की सीमा निर्धारण वहाँ के बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा, ये सपोर्ट कर दिया कमीशन ने कि होना चाहिए, ऐसा भाषा के आधार पर होना चाहिए। और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है पास हुआ, है ना, यानी कि स्टेट रिकग्निशन कमीशन जो है पास हो गया। और फिर इसी अधिनियम के द्वारा जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाया गया, जो अभी की 28 राज्य है और 8 जो है लगभग केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पुट्टू श्री रामुलु जी के बारे में दिया गया है ना, एक गांधीयन लीडर जो पहले बता चुके हैं वही है, और गांधीवादी कार्यकर्ता थे, फॉलोवर थे, और नमक सत्याग्रह में, है ना, भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दिया था इन्होंने, और व्यक्ति सत्याग्रह में भागीदारी की। और 1946 में 1946 में इस मांग पर लेकर उपवास पर बैठे और मद्रास प्रांत के मंदिर दलितों के लिए खोल दिए जाए। ये भी डिमांड की 1946 में कि जो टेम्पल में जो है बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, कास्ट के लोग हैं, उनको एंट्री दी जाए। और आंध्र नाम से अलग राज्य बनाने के लिए मांग को लेकर 19 अक्टूबर 1952 को वे फास्टिंग पर जो है बैठ गए, मैंने अमन अनशन पर बैठ गए वो, ठीक है ना। और 15 दिसंबर 1952 को 15 दिसंबर 1952 को अनशन के दौरान जो है, फास्टिंग के दौरान, हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। तो इन्होंने महान काम भी किया कि ST को, यानी बैकवर्ड कास्ट को, अनटचेबल को मंदिर में एंट्री दिलाने का भी आंदोलन इन्होंने किया था, ठीक है। तो ये भी अब ख़त्म हो गया। और कोई वीडियो देखने वाले हैं, कोई और भी है इसमें दिया हुआ, आज़ादी के शुरुआती साल, मतलब कोई बात करे। एक और पिक्चर अब चाहे तो एक देखा हुआ कार्टून यहाँ पर है, इसे विशेष कुछ नहीं दिया है। यहाँ पर दिया गया कि कोसिंग द जेनी, ये 5 फरवरी 1956 के शीर्षक कार्टून में राज्य पुनर्गठन आयोग की भाषा के विवाद को सुलझाने की क्षमता का जो है सवाल उठाया। यानी गलत कहा कि गलत हो रहा है, क्षमता जो है ये कहीं ना कहीं गलत है। ये देखिए, ये SRC आप देखेंगे लिखा हुआ है ना यहाँ पर, यहाँ SRC यानी स्टेट रिकग्निशन कमीशन, उसका अगर बात करें तो फुल फॉर्म, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो आज़ादी के बाद जो है शुरुआती साल में बड़ी चिंता यह थी कि राज्य अलग बनाने की जो मांग उठा, देश की एकता पर, यूनिटी पर जो है संगत पैदा हो जाएगा। लेकिन हम देखेंगे कि दबाव बढ़ेगा, और है ना, और भी डिमांड करेंगे और भी राज्य, तो ऐसा हुआ भी। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य बनने से और भी हमारा देश यूनाइट हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ, और कोई ऐसा नहीं था कि जो है हमारा देश कमज़ोर हुआ। डाइवर्सिटी बहुत सारे कुछ चीज़ें हुई, लेकिन हमारा देश कहीं ना कहीं उससे और स्ट्रॉन्ग हुआ। जो हमारे नेताओं को डर था, ऐसा कुछ नहीं हुआ, है ना। और श्रीलंका की बात करें तो वहाँ भी भाषा के आधार पर वहाँ पर हिंसा, वायलेंस हुआ, गृह युद्ध हो गया था, कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे नेताओं ने बड़ी सोच समझ कर काम डिसीजन लिया और ऐसा कुछ होने नहीं दिया। हालांकि हम भाषा के राज्य मतलब भाषावार राज्य के पुनर्गठन की घटना जो है आज 50 साल से अधिक हो गया है, अभी तो 60 साल से भी मतलब हो ही गया। और राज्य गठन आंदोलन जो है कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक राजनीतिक नेतृत्व, लीडरशिप को बदला, और राजनीतिक और सत्ता में भागीदारी, माने अब तो क्षेत्रीय पार्टी आ गई सत्ता में, उनका मतलब पावर में शेयर हुआ, तो उनका भी इम्पोर्टेंस मिला। और कहीं ना कहीं हमारा भारत डाइवर्सिटी वाला है, और इसके लिए जो है कहीं ना कहीं सबको अलग अपना रिकॉग्नाइजेशन दिया गया, तो अच्छा ही हुआ देश के लिए, ठीक है। अब देखो, ये 1960 में जो है महाराष्ट्र गुजरात राज्य जो है अलग अलग बन गए, मराठी और गुजराती भाषा बोलने वाला। पंजाब में वैसे ही हुआ, पंजाबी भाषा दो समुदाय, मतलब पंजाबी भाषा बोलने वाला राज्य की मांग कर रहे थे, तो फिर वही उसी तरह हुआ, है ना। 10 साल बाद 66 में पंजाबी भाषी इलाके को पंजाब में, और फिर हरियाणा का अलग कर दिएगा। पंजाब से अलग करके कौन, मतलब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अलग राज्य बनाया दिया गया। और फिर 72 में 1972 में जो ईस्टर्न स्टेट है उसमें असम से अलग करके जो है 72 में मेघालय बना दिया गया। फिर इसी साल में फिर मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग राज्य बना दिए गए, और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 1987 में, और नागालैंड इससे भी कहीं यानी कि 63 में जो है, 87 में ये सब बन गया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड जो 63 में अलग राज्य बना दिया गया। वैसे ही बाद में देखेंगे तो 2000 में 3 राज्य बटे, छत्तीसगढ़ MP से अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, और झारखंड जो बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर को, है ना। महाराष्ट्र हो और उत्तर पश्चिम प्रदेश में
बंगाल उत्तरी भाग में भी राज बनाने की आंदोलन चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं बहुत जगह, लेकिन अभी ठीक है, हमारा देश चल रहा है पूरी एकता यूनिटी के साथ में। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा लगे, कोई शिकवा शिकायत हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू देखने के लिए, वॉच करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए।